हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। अब एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स क्या होती हैं? एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो ट्यूबरकुलोसिस का जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, जिसको हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, जो एक माइकोबैक्टीरियम का टाइप है, उन ड्रग्स को किल करना, उनकी एक्टिविटी को डिक्रीज करना या उनको सप्रेस करने का जो ड्रग्स काम करती हैं, ऐसी ड्रग्स को हम एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स या एंटी माइकोबैक्टीरियल ड्रग्स बोलते हैं। तो इनका मतलब जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का जो मतलब स्ट्रक्चर है, उसके सेलुलर स्ट्रक्चर, वो किस तरीके से डिसीज कॉज करता है, उस डिसीज कॉज करने की जो ड्रग्स कौन है, वो कौन कौन सी ड्रग्स हैं, उन ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये सब हम इससे पहले वाले वीडियोस में अपने डिस्कस कर चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। सो बेसिकली क्या होता है कि एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स का जब मेन ऑब्जेक्टिव है वो माइकोबैक्टीरियम सेल को किल करना या फिर उसको न्यूट्रलाइज करने का होता है। तो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स क्या करती हैं कि ये दो ब्रॉड मैकेनिज्म पे काम करती है। पहला कि वो सेल सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं, सेल सिंथेसिस को इनहिबिट कर दें, एंड सेकंड वो सेलुलर डीएनए और प्रोटीन को इनहिबिट कर दें। तो मतलब आप बेसिकली ऐसा समझें कि आप किसी के घर को तोड़ रहे हैं, अगर आप किसी बैक्टीरिया के घर को तोड़ रहे हैं तो उसकी एक एक्सटर्नल दीवार, बाहर की दीवार तोड़ेंगे, या फिर जो उसका जो एसेंशियल कंपोनेंट होते हैं जैसे उसके ईंट या फिर जो सीमेंट वगैरह जो लगता है उस घर में या उसके उसमें, आप उसको खत्म कर दें, उसको डिस्ट्रॉय कर दें, क्योंकि जब वो चीज नहीं रहेगी तो आगे तो घर बन पॉसिबल ही नहीं है। तो ये बेसिकली दो ड्रग्स हैं, दो तरीके का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। इन्हीं पे हमारी जो पूरी ट्रीटमेंट की थेरेपी है, जो हमारी जो ट्रीटमेंट करते हैं ड्रग्स को, वो इन्हीं के कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। अब सेल सिंथेसिस इनहिबिटर्स में आती हैं बेसिकली तीन तरीके की ड्रग्स। फर्स्ट लाइन ड्रग्स में आइसोनियाजिड, पायराजिनामाइड और इथेम्ब्यूटॉल। इन सब ड्रग्स के बारे में हमने इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर रखा है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन ड्रग्स के बारे में जो सेलुलर डीएनए और प्रोटीन को इनहिबिट करती हैं। तो ऐसी ड्रग्स कौन कौन सी हैं? उनमें से एक ड्रग है रिफाम्पिन और दूसरी ड्रग है स्ट्रेप्टोमाइसिन। फर्स्ट लाइन ड्रग्स के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले रिफाम्पिन के बारे में बात करें तो रिफाम्पिन क्या है कि एक सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव है रिफामाइसिन बी का। रिफामाइसिन बी का सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव है, और ये आता कहां से है? ये बेसिकली आता है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से, जिसका नाम है अमाइकोलेप्टोसिस मेडिटरने। अमाइकोलेप्टोसिस मेडिटरने ये एक स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया है जिससे रिफामाइसिन बी निकलता है, और रिफामाइसिन बी का ही एक सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव है रिफाम्पिन। इसलिए हम इसको भी कहते हैं रिफाम्पिन भी अमाइकोलेप्टोसिस मेडिटरने से प्रोड्यूस होता है। अगर अब नेक्स्ट इसके अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात करें तो ये डीएनए और आरएनए पॉलीमरेजेस को इनहिबिट करता है। अभी डीएनए आरएनए पॉलीमरेजेस क्या होते हैं? सपोज ये डीएनए और आरएनए पॉलीमरेजेस एक इस तरीके के एंजाइम होते हैं जो ये दो डीएनए आपस में जुड़ रहे हैं, तो एक सिंगल को हम मोनोमर बोलते हैं, दो जुड़ते हैं डाइमर होते हैं, तीन जुड़ते ट्राइमर होते हैं, ऐसे चार जुड़ेगा। तो ऐसे जब आगे चेन जुड़ती जाती है तो इन चेन को आप हम पॉलीमर बोलते हैं। तो इन्हीं पॉलीमर को जो जोड़ने का काम कर रहा है, जो इन दोनों को जुड़वा रहा है, ऐसे जो एंजाइम्स होते हैं उनको हम पॉलीमरेजेस बोलते हैं, जो इनको जुड़वाते हैं। सो क्या करते हैं बेसिकली रिफाम्पिन क्या करती है, जो आपस में ऐसे जुड़ रहे हैं, इनके जो जुड़ने के पीछे जो एंजाइम है उसको इनहिबिट कर देती है। तो उससे क्या होता है कि डीएनए है आपस में जुड़ ही नहीं पाते। जो इनके चारों कंपाउंड्स होते हैं एजीटीसी इसको बोलते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन, वो जब आपस में बॉन्डिंग ही नहीं बना पाएंगे तो डीएनए टूट नहीं रहेगा। अगर अब इसके एब्जॉर्प्शन के बारे में बात करें, इसकी एडीएमई के बारे में बात करें तो एब्जॉर्ब होता है थ्रू जीआईटी और इसका एक्सक्रीशन होता है थ्रू बाइल। बेसिकली क्या होता है कि ये ड्रग्स आ जाती है हमारे लीवर में आती है। लीवर में जो उसका हेपेटोसेलुलर सेल्स होते हैं, जो लीवर में जो हमारे हेपेटोसेलुलर सेल्स होते हैं वो इसको डीएसाइलेट करते हैं, और डीएसाइलेट करने के बाद जो हमारे लीवर के अंदर साइटोक्रोम्स होते हैं, जो साइटोक्रोम्स प्रेजेंट होते हैं जो ड्रग को एक्टिव करवाते हैं, तो वो आके साइटोक्रोम्स इसके ऊपर काम करते हैं, इसके रिफाम्पिन के ऊपर वो साइटोक्रोम्स आके काम करेंगे, इसको एक्टिव करवाएंगे। अब इनके एक्टिव होते ही जो जितना ड्रग को एब्जॉर्ब होना था वो हो जाती है, बाकी जो रेस्ट है वो थ्रू बाइल में जाती है और बाइल से एक्सक्रीट आउट हो जाती है थ्रू आवर बॉडी बाय फीकल मटेरियल। इसके एडवर्स इफेक्ट काफी रेयर होते हैं,
क्योंकि काफी सेफ ड्रग मानी जाती है हमारी रिफाम्पिन। तो इसके एडवर्स इफेक्ट होते हैं हेपेटाइटिस और लीवर फेलियर, बट काफी रेयर होते हैं क्योंकि इनका सबसे ज्यादा सर्टेनली एक्टिवेट ही लीवर में होती है, इस वजह से हेपेटाइटिस और लीवर फेलियर इसके एडवर्स इफेक्ट हैं। बट इन एडवर्स इफेक्ट को ना हो, इसके एडवर्स इफेक्ट ना हो, इसीलिए इसको कॉमनली आइसोनियाजिड के साथ कॉम्बिनेशन में दिया जाता है ताकि ये जो एडवर्स इफेक्ट हैं ये क्योर हो, मतलब हो ही ना। नेक्स्ट जो ड्रग है वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन बेसिकली एक अमीनोग्लाइकोसाइड का डेरिवेटिव है। अमीनोग्लाइकोसाइड्स क्या होते थे कि वो एमआरएनए की जो ट्रांसक्रिप्शन होती है उसी को इनहिबिट करते थे। तो सेम ये भी एमआरएनए की ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट करती है। स्टार्टिंग में तो ये माइकोबैक्टीरिया के खिलाफ काफी एक्टिव थी, बट स्लोली स्लोली जो माइकोबैक्टीरिया है उसने इसके खिलाफ रेजिस्टेंस डेवलप कर ली। तो अब ये कॉमनली मतलब बहुत यूज नहीं होती है हमारे एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के एक स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो मतलब अब पहले होती थी पर अब नहीं होती, ये हमारे जो मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस ये ड्रग्स हमारी नहीं होती है स्ट्रेप्टोमाइसिन। इसके बारे में बात करें, एडवर्स इफेक्ट के बारे में बात करें, तो कॉमनली ऑडिटरी और वेस्टिबुलर डिस्टर्बेंसेस कॉज करती है हमारी बॉडी के अंदर। सो खैर ये हमने इनके इन दोनों ड्रग्स के बारे में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन करा। अब इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में आके देखते हैं। तो बेसिकली क्या है कि ये जो हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का जो माइकोबैक्टीरिया है ये ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन तरीके का कॉज कर रहा था। ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन क्या है, जैसे सपोज ये हमारा माइकोबैक्टीरिया है, हमारे मैक्रोफेजेस आते हैं इसको किल करने के लिए, बाद में ये उसी के अंदर अंदर आ जाता है और फिर साइज बढ़ा के इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। इसका हमने इससे पहले वीडियोस में डिस्कस कर रखा है। तो बेसिकली क्या होते हैं कि ये माइकोबैक्टीरिया है कि हमारे बॉडी सेल के अंदर आए, मैक्रोफेजेस के अंदर आए, आने के बाद क्या होता है कि ये क्योंकि माइकोसाइट्स इनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं तो फर्दर रैपिडली डिवाइड होते हैं। जब बहुत जल्दी जल्दी इनकी ग्रोथ होती है, इनकी ग्रोथ इतनी जल्दी होती है क्यों, क्योंकि ये आती सबसे पहले अनकोटिंग होती है, इनके जो एक्सटर्नल होते हैं उनका डीएनए आता है अंदर और डीएनए फ्रैगमेंट्स में टूटता है ताकि अलग अलग डीएनए बन सके उससे। वहां पे इनके अलग अलग माइक्रोबैक्टीरियल सेल की डीएनए की सिंथेसिस होती है। उनके सिंथेसिस डीएनए की सिंथेसिस होने के बाद इनकी आरएनए की सिंथेसिस होती है इन राइबोसोम्स, और राइबोसोम्स में जब इनकी आरएनए की सिंथेसिस होगी तो राइबोसोम्स से प्रोटीन बन जाते हैं, प्रोटीन रेगुलेटरी प्रोटीन बनते हैं, रेगुलेटरी प्रोटीन से फिर इनके स्ट्रक्चर प्रोटीन बनेंगे, स्ट्रक्चर प्रोटीन से फिर जब इनका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हमारी माइक्रोफेजेस से रिलीज हो जाते हैं अदर ऑर्गन में जाके, वहां पे डैमेज कॉज करते हैं। सो यहाँ पे हमारी रिफाम्पिन ये काम क्या कर रही है कि रिफाम्पिन यहाँ पे जो अनकोटिंग होकर जो डीएनए की सिंथेसिस हो रही थी, जो छोटे फ्रेगमेंट्स में डीएनए बन रहे थे उसको नहीं बनने देती। तो रिफाम्पिन यहाँ पे इस तरीके से एक्ट करती है कि जो इनका सिंथेसिस थी उसको नहीं बनने देती। अब बात करते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन बेसिकली 50S के राइबोसोमल यूनिट पे काम करती है और ये जो वहां पे प्रोटीन बन रहे थे, आरएनए मैसेंजर आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन होके जो प्रोटीन्स बन रहे थे उसको इनहिबिट करती है, जिससे हमारे रेगुलेटरी प्रोटीन्स नहीं बनेंगे, उससे स्ट्रक्चरल प्रोटीन नहीं बनते, उससे फिर हमारा सेल अदर ऑर्गन में जाता नहीं है। सो ये हमने पढ़ा इन सारे ड्रग्स और इनके ब्रीफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। अब हम बात करते हैं इन ड्रग्स की कॉम्बिनेशन कैसे दिया जाता है। सो बेसिकली क्या होता है कि ये जो दो तरीके के मैकेनिज्म है, सेल वॉल सिंथेसिस और ये सेलुलर डीएनए प्रोटीन इनहिबिशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन दिया जाता है इस माइकोबैक्टीरिया को जल्दी किल करने के लिए, ट्यूबरकुलोसिस को जल्दी क्योर करने के लिए। सबसे मोस्ट इफेक्टिव और सबसे कम एडवर्स इफेक्ट वाला कॉम्बिनेशन के बारे में बात करें तो आइसोनियाजिड, रिफाम्पिन और पायराजिनामाइड का कॉम्बिनेशन है जो 6 महीने 6 मंथ्स का टाइम लेता है इसको किल करने के लिए। अब देखा जाए तो आइसोनियाजिड एक सेल वॉल सिंथेसिस का इनहिबिशन कर रही थी बाय इनहिबिटिंग फैटी एसिड सिंथेसिस 2 FS2 को। रिफाम्पिन सेल के डीएनए को इनहिबिट कर रही है और पायराजिनामाइड फैटी एसिड सिंथेसिस 1 को इनहिबिट कर रही थी। तो इनका कॉम्बिनेशन हमने दिया तो 6 महीने लग गए उसको ट्रीट करने में। सिर्फ आइसोनियाजिड और रिफाम्पिन, आइसोनियाजिड सेल वॉल इनहिबिटर, रिफाम्पिन सेलुलर डीएनए इनहिबिटर, इसका कॉम्बिनेशन दिया लग गए 9 मंथ। रिफाम्पिन, इथेनब्यूटॉल और पायराजिनामाइड का कॉम्बिनेशन ये भी एक इफेक्टिव कॉम्बिनेशन है, ये भी 6 मंथ लेता है। रिफाम्पिन सेलुलर के डीएनए का इनहिबिशन कर रहा था, इथेनब्यूटॉल फैटी एसिड सिंथेसिस 2 का इनहिबिशन कर रहा था और पायराजिनामाइड फैटी एसिड सिंथेसिस 1 का इनहिबिशन कर रहा था। इसका भी इफेक्टिव कॉम्बिनेशन है, वो 6 मंथ्स का टाइम लिया इन्हें। रिफाम्पिन और इथेनब्यूटॉल के बारे में बात करें
तो रिफाम्पिन फिर से सेलुलर डीएनए को इनिबिशन कर दी थी और इथाम्बुटोल फैटी एस्टर सिंथेसिस 2 का सेलुलर सिंथेसिस इनिबिशन में काम कर रहा था, जो माइकोलिक एसिड को इनिबिट कर रहे थे। तो उनका कॉम्बिनेशन दिया तो 12 मंथ का टाइम लगा। वहीं केवल आइसोनियाजिड और इथाम्बुटोल दोनों ही मतलब सेलुलर की सिंथेसिस इनिबिटर दिए तो अराउंड 18 मंथ का टाइम लगा। और वैसे ही अगर इनके अलावा जो सेकंड लाइन ड्रग्स अगर वो देते हैं हम, तो मोर देन 24 मंथ्स का टाइम लग सकता है, मोर देन 2 इयर्स। सो बेसिकली अगर देखें तो जो सबसे इसका लिस्ट जो कॉम्बिनेशन है वो भी अराउंड अराउंड 6 महीने के अराउंड होता है, 6 मंथ्स के अराउंड होता है। मतलब मिनिमम 6 मंथ लग ही जाते हैं इसको ट्रीटमेंट को ट्रीट करने, इस माइकोबैक्टीरिया को किल करने में। सो इससे पता चलता है इसका जो सेलुलर स्ट्रक्चर है कितना स्ट्रांग है। काफी स्ट्रांग माइकोबैक्टीरिया है, क्योंकि इसके जो सेल पे हमने इससे पहले बात करी कि अराबिनोगैलेक्टन माइकोलेट लेयर प्रेजेंट होती है जो कि इजिली किल नहीं होती, और उसके ऊपर सीरम कॉम्प्लेक्शन फैक्टर C2A और C3B भी प्रेजेंट होता है। इसकी वजह से मिनिमम 6 मंथ लगते हैं। और एक बात, अगर इनकी एक डोज भी मिस हुई तो ये फटाफट एक्टिव होके अलग से फिर मतलब दोबारा से इनको 6 महीने का ट्रीटमेंट आपको देना शुरू कर देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत जल्दी डिवाइड होते हैं इनके ऊपर माइकोसाइट्स, तो बहुत जल्दी हमारे दूसरा ऑर्गन में फैल जाएंगे। मतलब आपने एक डोज मिस करी, अगर इनको 1% भी एक्टिव होने का चांस मिला, 1% भी इनको एक्टिव होने का चांस मिला, तो तुरंत फिर बहुत जल्दी रेडली एक्टिवेट होके और अलग अलग डैमेजेस ये करते हैं। सो ये हमने एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के बारे में पूरा कंप्लीट करा। हमने इस पूरे चैप्टर में एंटी ट्यूबरक्लोसिस, जो ये ट्यूबरक्लोसिस डिसीज का जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, उसके स्ट्रक्चर के बारे में देखा, वो किस तरीके से डिसीज कॉज कर रहा था वो देखा, उसमें ड्रग्स कौन कौन सी दी जाती हैं वो देखा, उनकी क्लासिफिकेशन, और फिर जो उनकी फर्स्ट लाइन ड्रग्स होती हैं उनके मैक्सिमम ऑफ एक्शन के बारे में देखा। सो ये फ्रेंड्स हमारे पास सब कुछ था। अगर आपको फिर भी कोई चीज समझ में ना आई हो तो प्लीज कमेंट जरूर करें, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू।